कैसे मालूम होगा कि जिस जगह आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी की डिटेल्स क्या हैं? कैसे जान पाएंगे माउस की एक ही क्लिक से आप कजाकिस्तान की जीडीपी? अगर आपकी तबीयत ठीक न हो तो कैसे मालूम होगा कि आपको दर्द की गोलियां खानी है या फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना है ना गूगल कमाल का। आज से 10 साल पहले गूगल का नाम तक नहीं था और उससे 5 साल पहले तक इंटरनेट सर्च करने का कोई रास्ता नहीं था। अब यह बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अगर खोज करके जानकारी नहीं पाई जा सके तो वर्ल्ड वाइड वेब के होने का क्या फायदा। जिन कंपनियों ने सर्च को आसान बनाने की कोशिशें की उनमें याहू और एक्साइट जैसे नेट के इतिहास के कुछ सबसे बड़े नाम थे। वैसे तो जिन्होंने ये कारोबार शुरू किया था वो अमेरिकी व्यवसाय के सबसे अच्छे और जवान दिमाग थे, लेकिन उन्होंने भी इस समस्या को हल कर पाने में हार मान ली थी। फिर इस मुश्किल को हल किया 21 साल के दो नौजवानों ने जो बेहद तेज दिमाग के मालिक थे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने ये काम किया और देखते ही देखते अरबपति बन गए। मेरा नाम है जॉन हाइलमन और एक पत्रकार होने के नाते मैंने इस सर्च रेवोल्यूशन को इसकी शुरुआत से कवर किया है। जो कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ वो उन हाईटेक आविष्कारों के बारे में है जिससे ये क्रांति संभव हो पाई। उस आर्थिक उठापटक के बारे में है जो इस क्रांति के कारण हुई। ये कहानी है ईमानदारी से अपने इरादों को पूरा करने की। ये कहानी है मौकों से फायदा उठाने और मौकों को गंवाने की। ये कहानी है उन खुफिया चालों और बैठकों की जो अब तक किसी को मालूम नहीं है। अगर आज आप वेब में मेरा नाम जॉन हाइलमन किसी भी सर्च इंजन में टाइप करें तो आपको 1 सेकंड के 1/3 वक्त में मालूम हो जाएगा कि मैं एक पत्रकार हूं और आपको लगभग मेरे सारे लेख भी पढ़ने को मिल जाएंगे। अब जरा सोचिए, नेट पर 15 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट हैं और अरबों वेब पेज हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी इतनी सारी भीड़ में भी आपकी सर्च इतनी तेजी से पूरा कर देती है, ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वो चमत्कार है जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं है। हम भूल जाते हैं कि आज से 10 साल पहले वेब की सूरत कुछ ऐसी हुआ करती थी। यहाँ सिर्फ टेक्स्ट से भरे पेज मिला करते थे, ढेर सारे वाक्य अंडरलाइन किए दिखाई देते थे। वेब पर अपने काम की चीज ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता था। आप किसी भी चीज को सर्च नहीं कर सकते। आपको लिंक्स को फॉलो करके ये उम्मीद करनी होती थी कि नसीब काम आएगा और जानकारी मिल जाएगी। ये समझने के लिए ये वेब चमत्कार कैसे संभव हुआ, हमें पहले उस दौर को समझना होगा जब गूगल का नामो निशान नहीं था। हमें याहू और एक्साइट जैसी कंपनियों का इतिहास समझना होगा जिन्होंने गूगल के लिए राहें खोली और फिर कैलिफोर्निया के छोटे से इलाके में उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी भी बन गई। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, ये करीब 50 किलोमीटर का इलाका उन लोगों का गढ़ है जो भविष्य संवारना जानते हैं और जो ये काम करते करते बेहद रईस बन जाना चाहते हैं। यहाँ पर बेहद मशहूर कंपनियां हैं जैसे एप्पल, इंटेल और ऑरेकल। सिलिकॉन वैली में हाईटेक इंडस्ट्रियां फलती फूलती हैं, लेकिन ये बड़े बड़े विचार कंपनियों में नहीं बल्कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जन्म लेते हैं और यहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही हमें वेब सर्च की जड़ें भी मिलती हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ किसी लैब में कुछ शागिर्द अपने जीनियस प्रोफेसर के साथ एक नए मेगा फास्ट सिलिकॉन चिप या फिर किसी ऐसे बड़े सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कर रहे हैं जिससे वैली में तहलका मच जाएगा, तो ऐसा हो रहा है। लेकिन फिलहाल हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें दिलचस्पी है उन दो लोगों में जिनके नाम है जेरी यांग और डेविड फाइलो, जो यहाँ अपने उपकरणों के साथ उस समय अकेले रह गए थे जब उनके प्रोफेसर 1 साल के लिए छुट्टी पर चले गए थे। जेरी और डेविड यूं ही शरारतें कर रहे थे कि तभी उन्हें वो आइडिया मिला जो आज अमेरिका के सबसे अच्छे बिजनेस का आधार है और जिसने इन दोनों को अरबपति बना दिया। आज इनकी कंपनी का नाम है याहू और ये वेब की वो साइट है जहां सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं। इनकी सफलता का सिलसिला तब शुरू हुआ जब जेरी और डेविड किसी न किसी तरह स्टैनफोर्ड फैंटेसी बास्केटबॉल लीग जीतने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे और वो वेब एक्सेस कर सकते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक एक साइट देखकर खेल की जानकारियां जमा की। डेविड ने समझ लिया था कि कैसे अलग अलग साइट पर जाकर पिछली रात के बास्केटबॉल खेलों के आंकड़े जमा किए जा सकते हैं। इन्होंने आंकड़ों से खेलकर यह समझने की कोशिश की कि क्या खिलाड़ियों को बदला या फिर उनकी अदला बदली या कुछ ऐसा किया जा सकता है या नहीं। अब कौन सोच सकता है कि फैंटेसी बास्केटबॉल सर्च चमत्कार का आधार बन सकता था, लेकिन उस अजीब से नेटवर्क जिसका नाम इंटरनेट था, उस पर उल्टे सीधे खेल के आंकड़े जमा करके जेरी और डेविड सर्च की राह पर पहला कदम रख रहे थे। हम उस समय दूसरे विभागों के छात्रों के साथ मुकाबला कर रहे थे। हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनसे आगे रह सकें। वो अगले दिन के अखबार पढ़ रहे थे और अपना सारा काम कागज पर ही कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हम उनसे कोई भारी अंतर से जीते थे। अंतर ज्यादा नहीं था, हम जीते तो सही लेकिन बड़े ही छोटे अंतर से। 1994 में वेब यांग और फाइलो की खास मदद नहीं कर पाया था और ये कोई हैरानी की बात नहीं है।
ये समझने के लिए कि इंटरनेट क्या बला है और उस पर क्या मिल सकता है, उस वक्त किसी गाइड या डायरेक्टरी की जरूरत थी ताकि इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सके और सही साइट तक पहुंचा जा सके। ये एक बेहद सरल लेकिन कमाल का विचार था कि एक ऐसी डायरेक्टरी बनाई जाए जिससे वेब का नया नया इस्तेमाल करने वाले समझ सकें कि काम की चीजें कैसे खोजी जाएं। लेकिन वो आज की सर्च के मुकाबले कुछ नहीं थी। उसमें कुछ कैटेगरीज और सब कैटेगरीज थी जिन्हें ढूंढने की जरूरत थी। वो बेहद फूहड़ सी डायरेक्टरी थी जिसे दो जवान लड़कों ने घंटों अलग अलग वेबसाइट को जमा करके अपने हाथों से कंपाइल किया था। अब शानदार हो या रद्दी, लोगों ने उसे जेरी एंड डेविड्स गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दे दिया और उस समय यह खूब लोकप्रिय भी हुई। रातों रात वो डायरेक्टरी दुनिया भर में फैल गई। सारी दुनिया के करोड़ों लोग उस साइट पर पहुंचने लगे। जल्द ही उन दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि उनकी साइट का नाम छोटा और जोश भरा होना चाहिए, ऐसा नाम जिसे सुनकर ही जोश जागे। याहू अच्छा नाम था, लेकिन सिर्फ नाम से तो अच्छी कंपनी नहीं बनती है। कंपनी बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ढेर सारे पैसों की। अब ये कौन नहीं जानता कि सिलिकॉन वैली में पैसों की कोई कमी नहीं है। ज्यादातर पैसा सैंड हिल रोड पर इन इमारतों से ही आता है, क्योंकि यहीं पर वैली के बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियों के दफ्तर हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो लगा कि कुछ और ही देखने को मिलेगा। मुझे लगा था कि यहाँ की गलियां सोने से सजी होंगी, लेकिन देखने को मिला ये नजारा, छोटी छोटी बेहद आम सी इमारतें जो किसी गांव जैसी लगती थी। लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे बैठते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट जो लाखों अरबों डॉलर की लागत को नियंत्रित करते हैं। यही फैसला करते हैं कि कौन सा बिजनेस फलेगा फूलेगा और कौन सा जीने से पहले ही दम तोड़ देगा। सबसे सफल वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी में से एक है सिक्योर कैपिटल। कंपनी के बेहद मशहूर पार्टनर माइकल मॉरिट्ज ने याहू के जवान संस्थापकों के स्टैनफोर्ड ट्रेलर में पहुंचकर उनके आविष्कार को देखने का फैसला किया। वहां पर हर चीज बिखरी बिखरी नजर आई थी। वैसा ही कमरा जिसे देखकर हर माँ चीख पड़ती है। चारों तरफ पिज्जा के कार्टन फैले हुए थे, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिखरे हुए थे और वहां छांव के लिए एक पर्दा ही था और वहां का तापमान 30 डिग्री था, यानी वहां बेहद गर्मी थी। सब बिखरा हुआ था। अब याहू में पैसा लगाने से पहले सोचने के लिए कारणों की कमी नहीं थी। व्यापार शुरू करने वाले दो ही लोग थे और उनकी व्यापारिक योजना में कोई ठोस बात नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मॉरिट्ज यांग एंड फाइलोस वेब डायरेक्टरी की सफलता की संभावनाओं को नकार ना पाए। हमें लगा कि अगर कोई ऐसी सेवा उपलब्ध करा रहा है जो उस जगह तक पहुंचने में मदद कर रही है जहां पहुंचना फिलहाल बेहद दुश्वार है, तो इसका भविष्य में काफी ज्यादा महत्व हो सकता है और भविष्य में इससे काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं। मॉरिट्ज ने यांग एंड फाइलोस की वेबसाइट में $20 लाख का सरमाया लगाया, जो एक सोचे समझे जुए की तरह था। याहू साइट तक बहुत सारे लोग पहुंच रहे थे, लेकिन ये साफ नहीं था कि आमदनी कहां से होगी या फिर मुनाफा कहां से मिलेगा। अब हमारी कंपनी थी और अब हमें सोचना था कि कमाई कैसे होगी। उस वक्त हमारी कोई आमदनी नहीं थी। हालात इससे भी बुरे थे। तब तक दुनिया में कोई भी ये समझ नहीं पाया था कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन याहू उन हालात को बदलने ही वाली थी और अपने लिए पैसे कमाने की तरकीब सोचकर सारे वेब को सोने की खदान में बदलने वाली थी। सन 2007 में याहू और गूगल जैसी सर्च कंपनियों ने अरबों डॉलर का कारोबार किया और मुनाफा कमाया, जिसे दुनिया भर के व्यापारियों ने बड़ी हसरत से देखा। लेकिन जब वेब का आगमन हुआ था तब यह कारोबार का जरिया बिल्कुल नहीं था। कारोबार का ख्याल भी अक्सर गलत माना जाता था। वेब की सभ्यता को परिभाषित करने के लिए होने वाले वाद विवाद मुझे अच्छी तरह याद है। 1990 के दशक के मध्य में वेब सभ्यता का केंद्र सिलिकॉन वैली नहीं, बल्कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में ये छोटा सा पार्क था। यहीं से वाइट पत्रिका और उसके ऑनलाइन संस्करण हॉटवायर का जन्म हुआ था। उस वक्त मैं यही काम करता था और उस समय वेब के व्यापारीकरण के परिणामों पर गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और उसके रास्ते का एक ही शब्द था, विज्ञापन। शुरू में वेब वालों की विज्ञापन के बारे में अलग अलग राय थी। एक तरफ तो वेंचर कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ वित्तीय संस्थाएं, जिनका विचार था कि इंटरनेट विज्ञापन का नया माध्यम है और मीडिया को ढेर सारे विज्ञापन तो मिलते ही हैं। हमारे सामने मीडिया का 100 साल का इतिहास था जो कह रहा था, अगर ढेर सारे लोग किसी एक जगह आते जाते हों तो वहां विज्ञापन के स्थान आसानी से बिकते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ी सी अक्ल के अलावा किसी और चीज की जरूरत तो थी ही नहीं। दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि इंटरनेट और वेब वो जगह होनी चाहिए जहां उन्हें गैर जरूरी विज्ञापनों से आजादी मिले। वेब व्यापारिक माहौल नहीं था। जो लोग इसे चला रहे थे वो व्यापारी नहीं थे, वो तो बस यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र थे, कुछ शोध के दीवाने थे जो इस नई चीज के साथ प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यांग और फाइलो ने कर्ज ले रखा था और उन्हें एक नया व्यापार खड़ा करना था।
उन्हें हर हाल में वो रास्ता खोजना था जिससे याहू मुनाफा कमा सके। जेरी और डेविड को अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन स्वीकार करने को लेकर ढेर सारी चिंताएं थीं। उन्हें डर था कि ये बात शायद उनकी वेबसाइट पर पहुंचने वालों को पसंद ना आए और वो कहीं उनकी वेबसाइट तक पहुंचना बंद ना कर दें। याहू के संस्थापकों के सामने एक बड़ी दुविधा थी। विज्ञापन स्वीकार करना उनके उपभोक्ताओं को उनसे जुदा कर सकता था, लेकिन इसके सिवा पैसे कमाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। वो बेचारे करे भी तो क्या। उस समय हमें लगा कि विज्ञापन स्वीकार करना ही सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन हम उसे लेकर बेहद चिंतित भी थे। वो फैसला हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमें मालूम नहीं था कि हमारे इस फैसले का क्या असर होगा, क्या लोग नाराज हो जाएंगे, क्या इस फैसले की वजह से हमें ढेर सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा कि हम इस जानकारी के सच्चे स्थल को दूषित कर रहे हैं। 1995 के आखिरी दौर में याहू ने बैनर एडवर्टाइजिंग स्वीकार करना शुरू किया और बड़ी बेसब्री से उसके नतीजों का इंतजार किया। हमने घबराते हुए वेबसाइट पर पहला विज्ञापन डाला और सोच रहे थे कि क्या ये तरीका काम आएगा। उनकी सारी चिंताएं बेकार निकली। याहू को इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती ही गई और इस्तेमाल करने वालों की बढ़ी हुई संख्या का अर्थ था कि विज्ञापन दाताओं से विज्ञापन की बढ़ी हुई दरें वसूली जा सकती हैं। अब नेट इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती संख्या के सामने अपने बैनर एड्स रखने के लिए विज्ञापन दाताओं की संख्या भी बढ़ने लगी। इस तरह याहू ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया कि वेब के माध्यम से पैसा कमाना मुमकिन है। वो समय इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण दौर था और उसका मतलब था कि वेब की धूम शुरू हो चुकी है। तब लगा कि अब प्रतिस्पर्धा की दौड़ शुरू हो चुकी है। सन 1996 के आते आते याहू को चुनौती देने के लिए कंपनियां सामने आ चुकी थी, जिनमें से कुछ थी इन्फोसीक, अल्टा विस्टा और लाइकॉस। लेकिन याहू को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही थी एक्साइट नाम की कंपनी से। देखने में तो एक्साइट बड़ी हद तक याहू जैसी ही लगती थी। ये एक और सर्च कंपनी थी जिसे स्टैनफोर्ड के छात्रों के एक और दल ने शुरू किया था, और वो भी अपने कैंपस पर एक बड़ी मामूली सी जगह से। लेकिन इस साइट ने जो तकनीक विकसित की थी वो याहू की तकनीक से कहीं बेहतर थी। यहाँ साइट को इंसानी हाथों से जमा करके श्रेणियों में नहीं बांटा गया था। एक्साइट ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था। जब भी कोई सर्च के लिए शब्द टाइप करता, ये सेवा वेब में पहुंचकर उन पेजों को ढूंढ लेती थी जो टाइप के शब्दों के अनुसार होते थे। ये उस सर्च की शुरुआती रूप था जिसका प्रयोग हम आज करते हैं। जब हमने अपनी कंपनी लॉन्च की थी तब हम कुल 17 कंपनियों में सबसे निचले मुकाम पर थे और हमें मालूम था कि साल भर में ही या तो हम नंबर 1 या नंबर 2 के स्थान पर पहुंच जाएंगे या फिर हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। दौलत कमाने की होड़ शुरू हो चुकी थी और महत्वाकांक्षाएं अपने चरम पर थीं। सन 1997 के आते आते इंटरनेट पर भीड़ बेहद बढ़ने लगी थी, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ का माहौल देखने पहुँचने लगे थे। याहू, एक्साइट और दूसरे सर्च इंजनों ने अपने आप को उस समय पोर्टल्स में बदलना शुरू कर दिया था। वो एक स्थान जहाँ जानकारियाँ ही जानकारियाँ थी, स्टॉक के दामों से लेकर ईमेल और चैट रूम तक। ये पोर्टल्स किसी ऑनलाइन मेले से कम नहीं थे, जहाँ ललचाने के लिए तरह तरह की चीजें थी ताकि लोग वहाँ पहुंचकर चिपके रह जाएं और विज्ञापन दाताओं को मिले स्क्रीन पर नजरें जमाए दर्शक। अब कंपनियां नए नए प्रयोग करने लगी थीं, प्रतिस्पर्धा बेहद बढ़ चुकी थी और हम अपनी अपनी कंपनियों का व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई चीजें लाने लगे थे। हम सब एक दूसरे की नकल भी कर रहे थे। अगर हमने पर्सनलाइजेशन लॉन्च किया तो याहू ने भी किया। याहू ने ईमेल सेवा शुरू की तो हमने भी की। मैं चुटकियां बजाने पर किताब लिखने के लिए याहू सर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले कुछ वर्षों तक तस्वीर धुंधली सी रही। किसी को मालूम नहीं था कि ये व्यापार इतना बड़ा रूप ले लेगा। ऑलराइट! वैसे तो सर्च कंपनियां बेहद कामयाब हो चुकी थीं, लेकिन अब वो अपना मूल कार्य भूलकर और कुछ करने लगी थीं। उन्होंने चमक दमक पर ज्यादा ध्यान देकर यह भुला दिया था कि लोग उनकी साइट पर पहुंचते क्यों थे। लोग वेब पर जानकारियां पाने के लिए पहुंचा करते थे। सच कहें तो सर्च कंपनियों ने सर्च पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। सिलिकॉन वैली से सैन फ्रांसिस्को की सड़कों तक सारे बे एरिया में वो महत्वाकांक्षी तकनीकी विशेषज्ञ घूम रहे थे जो वेब संबंधी हर अवसर को भुना रहे थे और वेब संबंधी हर समस्या को हल कर रहे थे, है ना? नहीं, सबसे बड़ा अवसर अब सर्च कंपनियों के सामने नजरों से नजरें मिलाकर खड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी सफलता के चकाचौंध ने इतना अंधा कर दिया था कि वो उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। समस्या ये थी कि जहां तक वेब से सही जानकारी ढूंढ निकालने की बात थी, वहां याहू, एक्साइट और उन जैसी ही दूसरी सर्च कंपनियां किसी काम की नहीं थी। सारा दिन अलग अलग शब्दों को टाइप करने के बावजूद जिस जानकारी की जरूरत होती थी वो हाथ ही नहीं लग पाती थी। ज्यादातर रिजल्ट वो लिंक्स हुआ करते थे जो कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे होते थे जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं होती थी।
उस वक्त दुनिया उस रास्ते की तलाश में थी जिससे वेब पर ज्यादा अच्छे ढंग से सर्च किया जा सके। ये रास्ता भी वहीं से निकला जहां से याहू और एक्साइट का जन्म हुआ था, यानी स्टैनफोर्ड से। इस बार कंपनी का नाम काफी ऊट पटांग सा था, गूगल। ये नाम गूगल यानी 10 to the 100 पावर के लिए मैथमेटिकल टर्म को थोड़ा सा बदल कर बना। एक बार फिर इसके संस्थापक हाल ही में एक दूसरे से मिले जवान लड़के थे, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। ये दोनों 1996 में स्टैनफोर्ड के भावी स्नातकों के लिए आयोजित किए गए सैन फ्रांसिस्को के गाइडेड टूर में एक दूसरे से मिले थे। उस टूर की अगुवाई कर रहे थे रूसी अमरीकी नौजवान सर्गे, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़े नक चढ़े भी थे। वो उस वक्त 19 साल के थे, बहुत बहुत कम उम्र। वो हमारे सबसे कम उम्र पीएचडी के छात्र थे। वो कम बोलते थे। वो ऐसे शख्स थे जिनके पास हर सवाल का जवाब था और हर चीज को देखने का अपना ही नजरिया था। लैरी उस वर्ष दाखिला लेने वाले नए छात्र थे जो उस दिन टूर पर मौजूद थे। वो भोले से चेहरे वाले एक अकादमिशियन के बेटे थे और उस समय उनकी शोहरत इसलिए थी क्योंकि उन्होंने लेगोस से एक इंकजेट प्रिंटर बना लिया था। वो बड़े ही शांत स्वभाव के इंसान है। उनसे मिलकर मुंह से वाह नहीं निकलता, बल्कि आप कहेंगे ये एक अच्छा इंसान है। ये वो अच्छे इंसान लैरी ही थे जिनकी तेज अक्ल ने वेब सर्च को जादुई रूप से बदलकर गूगल को लॉन्च किया। उनकी इस खोज के दूरगामी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिणामों को देखकर आप सोच रहे होंगे उन्होंने जो किया वो काफी जटिल होगा, पर दरअसल इसका मूल रूप बेहद सरल है। उनकी इस समझ की शुरुआत इस अंदाजे से हुई कि वेब पर मौजूद पेज अपने आप अपना महत्व बता देते हैं, यानी दूसरी साइट्स के साथ कौन सा पेज कितनी बार लिंक हुआ है वो ये दर्शाता है कि वो पेज लोगों के लिए कितने काम का है। उनका मानना था कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को भेजा गया लिंक एक तरह की सलाह थी, और उन्होंने ब्रिन के साथ मिलकर गूगल का शुरुआती सर्च इंजन इसी विचार के सहारे बनाया था। यही बात उन्होंने अपने 1998 के बेहद मशहूर एकेडमिक पेपर में कही। उन्होंने कहा, गूगल में पेज बी के लिंक को पेज ए के पेज बी को दिए गए वोट के रूप में परिभाषित करता है। गूगल उस पेज को मिले वोटों के आधार पर उसे जरूरी या गैर जरूरी मानता है। अब इसे यूं समझा जाए कि अगर इब्राहिम लिंकन के बारे में कोई साइट 1.5 करोड़ बार लिंक हुई है तो इसका मतलब है कि ढेर सारे लोगों के लिए वो बेहद काम की चीज है। अब अगर कोई साइट सिर्फ 11 बार लिंक हुई है तो इसका मतलब है कि वो किसी काम की नहीं है। ये बात समझ आने पर पेज और ब्रिन ने अपना वो करिश्मा कर दिखाया जिससे पैसों की बारिश होने लगी। सबसे ज्यादा काम की साइट खोजने के लिए उनके लिंक्स को ही गिनने की जरूरत थी। लैरी की लिंक काउंटिंग की खोज वैसे तो सरल लेकिन बेहद अक्लमंदी का काम थी और यही गूगल की जबरदस्त सफलता का आधार बनी। लेकिन क्या यह बात लैरी को मालूम थी? बिल्कुल नहीं। वो पहले शख्स जिसने गूगल को दुनिया से रूबरू करवाया वो थे उस नौजवान के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हेक्टर गार्सिया मोलिना। मेरे ऑफिस में कुछ देर तक हम यूं ही उस चीज को देखते रहे जिसे इन लिंक काउंट्स कहते हैं। कितने इंटरेस्टिंग पेजेस आपकी पेज की तरफ इशारा करते हैं। हमने स्टैनफोर्ड होम पेज पर नजर डाली और फिर उसका मुकाबला दूसरे विभागों से किया, जैसे MIT या बर्कली, जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, और हम बड़े मजे से देखते रहे कि इनमें से कौन से पेजेस दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा बार देखने की सलाह दी गई थी। जब लैरी और सर्गे ने गूगल को स्टैनफोर्ड वेबसाइट पर लॉन्च किया तो सबको लगा ये बेहद काम की चीज है। उन्हें एक बार फिर वो सर्च इंजन मिला जो सर्च का काम करता था। हम यहाँ वो फुटेज पहली बार दिखा रहे हैं जो स्टैनफोर्ड कैंपस में ग्रेड स्टूडेंट के ऑफिस की है और जिसमें पेज और ब्रिन अपने अजूबे से आविष्कार की जबरदस्त कामयाबी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल का ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इससे सारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेट पर बड़ा भारी असर पड़ा और इसीलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा आप लोगों को इसे कैंपस से हटाना होगा। स्टैनफोर्ड में लैरी और सर्गे का काम पूरा हो चुका था। अब वक्त आ गया था कि वो सिलिकॉन वैली में पहुंचे और उस लागत का जुगाड़ करें जिससे उनका ये जबरदस्त आइडिया एक ईमानदार और अच्छी कंपनी का रूप ले सके। इस कोशिश में उन्हें उन हजारों महत्वाकांक्षी व्यवसायियों का सामना करना था जो सिलिकॉन वैली के .com दौर में शोहरत और दौलत की तलाश में थे। आज स्टॉक मार्केट में गूगल की कीमत $200 अरब से ज्यादा है। उनकी सिलिकॉन वैली में अपनी बड़ी सी इमारत है और इसमें संस्कृतियों पर प्रभाव डालने की क्षमता है। यह सब देखकर लग सकता है कि सरमाएदार उनके पीछे पीछे दौड़े चले आए होंगे, खास तौर पर वो कंपनियां जिनमें बुरे से बुरे आइडिया पर भी पैसों की बारिश हो रही थी। लेकिन उस वक्त सरमाया लगाने वालों की प्रतिक्रिया गूगल के लिए ये नहीं थी कि वाह क्या आइडिया है, बल्कि ये थी ओए यार एक और सर्च इंजन। ऐसी प्रतिक्रियाओं में एक विपरीत प्रतिक्रिया विनोद खोसला की थी, जो बेहद कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट, टेक गुरु और सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक थे। मैं उनसे मिला, मुझे वो अच्छे लगे। मैंने कहा मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहता हूं। मैंने उन्हें एक्साइट वालों से मिलवाया और कहा इनका सर्च इंजन बेहतर है औरों से कहीं बेहतर।
खोसला का तर्क बेहद सरल था। उस समय वो सर्च कंपनी एक्साइट में लागत लगा चुके थे और उन्हें लगा कि अगर एक्साइट गूगल की सर्च टेक्नोलॉजी को खरीद ले या उसके आधार प्राप्त कर ले तो उन्हें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी याहू से आगे निकलने का मौका मिल जाएगा, जो उस समय हर युद्ध जीत रही थी और पोर्टल्स की जंग में अपने सारे प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ रही थी। अब अगर एक्साइट को यांग और फाइलो की सेना का सामना करना था तो उन्हें नए हथियारों की जरूरत थी। कोई भी सेनापति आपको बता देगा कि युद्ध में विजयी होने के लिए गठजोड़ करना कितना जरूरी है। इस उम्मीद में कि एक्साइट और गूगल साथ साथ काम करेंगे, खोसला ने एक्साइट के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ग्राहम स्पेंसर को लैरी और सर्गे से इस सुशी रेस्टोरेंट में मिलाया। गूगल के लड़के बड़ी उम्मीदें लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने यह साबित करने के लिए कि उनके सर्च के रिजल्ट एक्साइट से कितने बेहतर हैं, एक टेस्ट किया था। उन्होंने बड़े जोश से अपने लैपटॉप निकाले और रिजल्ट स्पेंसर को दिखाए। स्पेंसर ने जाकर गूगल की टेक्नोलॉजी के बारे में एक्साइट के सीईओ को बताया और खोसला ने भी यही बात की। एक्साइट वाले तैयार नहीं हुए और हर बार यही जवाब मिला कि सर्च कोई नई चीज तो है नहीं। उनका कहना था कि ये काम तो हम खुद भी इसी खूबी से कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। उस समय दाम की कोई बात नहीं थी क्योंकि वो गूगल को बड़े सस्ते में खरीद सकते थे। उन्हें उस वक्त $10 लाख ही देने पड़ते, जबकि आज गूगल की कीमत $100 अरब है। एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? एक्साइट $10 लाख में गूगल को खरीद सकती थी? सिलिकॉन वैली के स्तर से तो वो दाम रेलगाड़ी के बराबर था। कंपनी ने उस सौदे से मुंह मोड़ा था जो उनकी जिंदगी बदल कर रख सकता था। जी हाँ, जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हाथ उठाकर यही कहता हूँ कि मैं सच में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। लेकिन उस वक्त लोगों की राय थी कि सर्च से कमाई नहीं हो सकती है, या फिर उनका कहना था कि थोड़ा बहुत कमाया जा सकता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं लगा कि वो आती हुई टकसाल को मना कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक्साइट ही गूगल के भविष्य को समझने में असमर्थ नहीं रही। सिलिकॉन वैली की सभी सर्च कंपनियों ने उन्हें साफ मना कर दिया। नाकामियों की मार से घबराकर लैरी और सर्गे अपने स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर के पास पहुंचे जो खुद भी एक व्यवसायी थे और उनका नाम था डेविड चेरिटन। उस समय वो काफी मामूली सी रकम चाह रहे थे, करीब $10 लाख। मैंने अपने नए व्यापार से कुछ कमाई की थी क्योंकि उस कंपनी को सिस्को ने खरीद लिया था और मैं एंडी बेक्टोलशाइम के साथ काम कर रहा था जो सिलिकॉन वैली के जाने माने इन्वेस्टर हैं। डेविड ने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे गूगल के लड़कों से मिलना चाहिए और मैं अपनी कार में बैठ उनके घर पहुंचा। उस दिन मौसम बेहद खुशगवार था। लैरी और सर्गे अब तक बेहद परेशान हो चुके थे। अब अगर डेविड चेरिटन और एंडी बेक्टोलशाइम को भी गूगल की क्षमता समझ में नहीं आई तो उनके पास अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के अलावा कोई और राह नहीं थी। लैरी पहले पहुंचे और फिर आए सर्गे और एंडी अपनी पॉर्श कार में पहुंचे। जब मैं डेविड के घर पहुंचा तब लैरी और सर्गे वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने तुरंत मुझे अपने सर्च इंजन का डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू कर दिया। हम उनसे मिले, उन्होंने हमारे सर्च को जल्दी देखा और हमसे कुछ देर तक बातचीत की। लड़कों ने उन्हें सब दिखाया, ये है गूगल और आप इसमें टाइप कर दें, और ये है आई एम फीलिंग लकी और ऐसी ही और सभी चीजें उन्हें समझाई। मेरी समझ में फौरन आ गया कि ये तो गजब का आइडिया है। मेरे ख्याल में एंडी फौरन कायल हो गए थे। मुझे लगा कि इससे अच्छा आइडिया मैंने पहले कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा, देखो मैं नहीं चाहता कि ना तो आप लोग अपनी कीमत को कम आंकें और ना ही पैसों की कोई फिक्र करें। मैं आपको अभी चेक देता हूँ। मैं फौरन अपनी कार तक गया, मैंने अपनी चेकबुक निकाली और फौरन चेक काट दिया। वो अपनी चेकबुक के साथ लौटे और $1 लाख का चेक दिया। गूगल के नाम $1 लाख। मेरे ख्याल से तब सर्गे ने कहा हमारा बैंक अकाउंट नहीं है और एंडी ने कहा अकाउंट खोलो और उसमें जमा कर दो। मुझे नहीं याद है कि मैंने उससे पहले कभी ऐसे ही खड़े खड़े कोई चेक काटा था। वो काम मैंने जिंदगी में एक ही बार किया। जरा सोचिए, कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो खड़े खड़े स्नातक के छात्रों को $1 लाख का चेक दे दें। मेरा मतलब है कि एंडी बेक्टोलशाइम जैसे शख्स के लिए $1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बात कुछ पागलपन सी लगती है। लेकिन यहाँ सिलिकॉन वैली में ऐसा ही सब होता रहता है, इसीलिए इन जैसे लोगों को सरमायों का फरिश्ता कहते हैं। ये फरिश्ते करिश्मे बांटते फिरते हैं। एंडी ने उन पर पूरा भरोसा जताया था क्योंकि वो उस पैसे को लेकर मेक्सिको लौट रहे थे और मुझे याद है कि वो लड़के जोश से भरे लौटे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो अपना काम कर सकते हैं। बेक्टोलशाइम की लागत के बाद उन्हें कुछ और कंपनियों से और चेक भी मिले जिनका योग $10 लाख हुआ। उन छात्रों के लिए जो फास्ट फूड खाकर जी रहे थे, $10 लाख काफी बड़ी रकम थी। लेकिन जल्दी लैरी और सर्गे को एहसास हुआ कि सिलिकॉन वैली में $10 लाख मूंगफलियों के बराबर है। ये दुबले पतले से शख्स हैं एल जॉन डूअर। ये सिलिकॉन वैली के सबसे कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने सन, कॉम्पैक्ट, नेटस्केप और Amazon.com जैसी कंपनियों में सरमाया लगाया है। कहते हैं कि ये जिस चीज को छू लेते हैं वो सोना हो जाती है, और शायद इसीलिए भरपूर उम्मीद के साथ पेज और ब्रिन ने भी डूअर के दरवाजे पर दस्तक दी।
उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि सर्च में बहुत पैसा था। उनका कहना था कि वो बिजनेस बहुत दौलत कमाएगा। मैंने पूछा कितना कमाएगा, और लैरी पेज ने पूरी गंभीरता से कहा आमदनी $10 बिलियन होगी। ये सुनते ही मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। तब मुझे यकीन हो गया था कि वो दोनों बड़े ही महत्वाकांक्षी थे जिनके पास शक्तिशाली दूरदृष्टि थी। जॉन डोअर का कारोबार सिर्फ जरूरत से ज्यादा बड़ी अभिलाषाओं पर नहीं चला करता है, और उस वक्त पेज और ब्रिन की महत्वाकांक्षा किसी भी आम इंसान के कान लाल कर सकती थी। वो दुनिया भर की सारी जानकारी को सुव्यवस्थित करके दुनिया के किसी भी कोने में से उसे सर्च कर पाना संभव करना चाहते थे। वाह! 1999 के शुरू में जॉन डोअर ने फोन करके मुझे कहा कि मैं उनके ऑफिस पहुंचूं, क्योंकि मुझे वो कुछ दिखाना चाहते थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर जॉन डोअर बुलाए तो आप जाते हैं। डोअर ने मुझे इस मेज पर बिठाया और कहा मैं एक नए कारोबार में पूंजी लगाने जा रहा हूं, और वो है एक नया सर्च इंजन। फिर उन्होंने अपने कंप्यूटर का रुख मेरी तरफ किया और अपने ब्राउजर का इस्तेमाल करके मुझे एक नई वेबसाइट दिखाई, google.com। फर्क बेहद जबरदस्त था। गूगल पर सर्च बेहद आसान काम था और उसके रिजल्ट बिल्कुल सही थे। मैंने डोअर को देखा और कहा वाह, ये तो कमाल की चीज है, लेकिन साइट पर विज्ञापन वगैरह तो है नहीं, तो फिर ये साइट पैसे कैसे कमाएगी? और डोअर ने कहा ये लड़के इंटरनेट की सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर रहे हैं। अब अगर हम इसके जरिए कमाने के रास्ते नहीं ढूंढ पाए तो हमें धंधा छोड़ना चाहिए। लेकिन गूगल को मुनाफा कमाने वाली कंपनी बना पाना काफी मुश्किल काम साबित हुआ, और जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए वैसे वैसे वेंचर कैपिटलिस्ट की चिंताएं उतनी ही बढ़ती गईं। गूगल से जुड़े किसी भी व्यक्ति के पास जीने के लिए पैसे नहीं थे। कहीं से भी कोई पैसा आ नहीं रहा था, और संस्थापकों ने लोगों को नौकरी पर रख लिया था जिनका वेतन हर महीने दिया जाना था, और उन्हें अपनी सेवाओं को संजोने के लिए उपकरण खरीदने थे, और इस सब के लिए पैसों की जरूरत थी। हर महीने गूगल में करीब $5 लाख खर्च हो रहे थे, जिसका मतलब था कि बैंक में रखे $2.5 करोड़ ज्यादा दिनों तक उनका साथ नहीं देने वाले। उनके पास इस मुश्किल का बस एक ही हल था कि वो भी याहू और एक्साइट की ही तरह बैनर एड स्वीकार करना शुरू करें। लेकिन बड़ी हिम्मत और अपनी दूरदृष्टिता के कारण पेज और ब्रिन ने इस आसान हल को अपनाने से इनकार कर दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनका गूगल भी दूसरे पोर्टल्स की तरह विज्ञापनों से अटा हो। वो चाहते थे कि लोग उनके पोर्टल से खुश होकर लौटें, और साथ ही उन्हें वो विज्ञापन भी देखने को मिले जो उनके काम के हों। पेज और ब्रिन विज्ञापनों के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ चाहते थे कि उनके विज्ञापन ज्यादा काम के और वेब से जुड़े हों, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। वक्त और पैसा दोनों हाथ से निकले जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक बेहद विवादास्पद ढंग से पूरी तरह सिलिकॉन वैली के अंदाज में इस समस्या का हल खोजा। उन्होंने किसी और की नकल की। वो कोई और नहीं थे बल्कि ये शख्स बिल ग्रोस। लॉस एंजलिस में कारोबार करने वाले ग्रोस का गूगल से कोई संबंध नहीं था। उनकी अपनी छोटी सी कंपनी थी आइडिया लैब। उनकी कंपनी नए नए रास्ते खोजने का काम किया करती थी, और ग्रोस ने ही इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की पहेली को हल करके काफी हद तक गूगल को अपनी जान बचाने का रास्ता दिखाया। मैं हमेशा समस्याओं को देखता रहता हूं और सोचता रहता हूं कि इन्हें कैसे हल किया जा सकता है, फिर वो चाहे आम सी ट्रैफिक की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, टेक्नोलॉजी की समस्या हो। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो रास्ता खोजा जाए जिससे ये समस्याएं आसान हो जाएं। अपने कारोबारी जीवन में ग्रोस रोबोट से लेकर सोलर पैनल्स तक हर चीज पर हाथ आजमा चुके थे, लेकिन 1990 के दशक के अंत में उन पर वेब एडवर्टाइजिंग का भूत सवार था। मैंने एक कंपनी की समस्या को समझने की कोशिश की। मैं अपने आप से पूछ रहा था हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। फिलहाल हम जिस तरह विज्ञापन कर रहे हैं उसमें खराबी कहाँ है, और हम इसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। पीछे मुड़कर देखा जाए तो ग्रोस की पेजेस काउंट द लिंक्स जैसी समझ बेहद तेज और सरल थी। इसकी शुरुआत इस बात को समझने से हुई थी कि जब कोई शब्द टाइप करता है तो वो सिर्फ उसी शब्द के बारे में नहीं सोच रहा होता है, बल्कि उस शब्द के द्वारा ये भी कह रहा है कि उस समय उसे क्या खरीदना है। मान लीजिए अगर मैं ये शब्द टाइप करता हूं बॉब डिलन, तो मैं कहता हूं कि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, और हो सकता है कि उनका नया एल्बम भी खरीद लूं। अब अगर ये जानकारी उन सारे गायकों के नामों के साथ मिला ली जाए जो मैंने गूगल में टाइप किए हैं, तो मैं वो संगीत प्रशंसक बनकर उभरूंगा जो संगीत व्यापार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। और इसी बात को बिल ग्रोस ने देखा और उसके फायदों को औरों से पहले समझा। उन्होंने समझ लिया कि सर्च इंजन एक दिन दुनिया भर में मार्केट रिसर्च का सबसे अच्छा जरिया बन जाएगा। जो शब्द आप सर्च इंजन में टाइप करते हैं उन्हें वेब की भाषा में कीवर्ड्स कहते हैं, और ग्रोस को अंदाजा हो गया था कि ये कीवर्ड्स बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। कीवर्ड्स ही बिजनेस का भविष्य है। कीवर्ड्स अनमोल हैं, क्योंकि जब भी कोई शख्स सर्च इंजन में कोई कीवर्ड टाइप करता है तब वो आपको उसके दिमाग में झांकने का मौका भी देता है कि उस वक्त उसकी दिलचस्पी किस चीज में है। उसके टाइप किए हुए वो शब्द बेहद अनमोल होते हैं।
ग्रोस का मानना था कि वो ये कीवर्ड्स विज्ञापनदाताओं को बेच सकते हैं। मसलन हो सकता है कि BMW इस बात के लिए अच्छे दाम अदा करें कि जब भी कोई सर्च इंजन में कार शब्द टाइप करें तब BMW साइट का लिंक सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर नजर आए। लेकिन ग्रोस की अपनी कंपनी में भी कई लोग थे जिन्हें ऐसे ढंग से पैसे वसूलने पर कड़ा ऐतराज था। मीटिंग में कुछ लोगों को मेरा यह ख्याल बेहद नागवार गुजरा। वो लोग कह रहे थे हम ऐसा तो हरगिज नहीं होने देंगे। मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ वो येलो पेजेस जैसा ही है। मैं मीटिंग के कमरे से बाहर निकला और अपने दफ्तर तक गया और वहाँ से येलो पेजेस उठा लिया और कहा क्या आप इसमें से जानकारियां नहीं खोजते हैं? ये सभी पैसे देकर छपाए गए विज्ञापन है और ग्राहक इसी को उठाते हैं जब उन्हें किसी प्लम्बर की जरूरत होती है। अब यही काम सर्च इंजन क्यों नहीं कर सकता? ये चीज लोगों के काम क्यों नहीं आएगी? सर्च को येलो पेजेस का रूप दिया जा सकता है। ये बात एक बिग आइडिया बनकर उभरी। ग्रोस ने आखिरकार अपनी कंपनी में ऐतराज करने वालों को अपने पक्ष में कर ही लिया और 1998 में कीवर्ड्स और स्पॉन्सर्ड लिंक्स पर आधारित एक साइट लॉन्च की जिसे लोगों ने ओवरचर के नाम से जाना। वो रातों रात कामयाब हुई। मेरी कंपनी के सीईओ मेरे पास आए और उन्होंने कहा हम तो अरबों माइक्रो ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे हैं। हम ट्रांजैक्शन के मामले में तो टेलीफोन कंपनी से भी बड़े हो गए हैं। ये सुनना बेहद खुशी की बात थी और तब मुझे एहसास हुआ कि ये कारोबार कितना बड़ा था। लेकिन ग्रोस ये नहीं जानते थे कि सिलिकॉन वैली में उनके काम पर नजर रखी जा रही थी और गूगल को उनके इस आइडिया में अपने कारोबार को संवारने का रास्ता नजर आ गया था। लैरी और सर्गे ने वो छोटी सी साइट देखी जो स्पॉन्सर्ड लिस्टों के साथ काफी तेजी से बढ़ रही थी और जिसका नाम था ओवरचर। और लैरी को खास तौर से लगा था कि इससे गूगल की कारोबारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हो सकता है इससे गूगल सफलता की नई ऊंचाइयां भी छू ले। गूगल के संस्थापकों ने बिल ग्रो से मुलाकात की और फिर एक के बाद एक कई मुलाकातें हुई। अक्सर कारोबार का इतिहास व्यापार में आकाश छूने वालों की चाह लिए लोगों के बीच बंद दरवाजों के पीछे हुई मुलाकातों से ही लिखा जाता है। मैं लैरी और सर्गेई से मिला था और हमने इस विषय पर बात की कि कैसे हम गोटू से मिलने वाले नतीजों को गूगल से मिलने वाले प्रासंगिक रिजल्ट के बीच तालमेल बिठा सकते हैं। हमारी एक नहीं कई मुलाकातें हुई और हमने ऐसा करने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। ऐसी मुलाकातें कभी कभी लोगों को आपस में जोड़ देती है और कभी कभी नहीं। गूगल और ओवरचर के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत हमें मालूम है। पहले तो लैरी और सर्गे सौदा किए बिना ही मीटिंग छोड़कर चले गए और फिर कुछ दिन बाद गूगल ने एडवर्ड्स नाम की सेवा शुरू की जो बिल्कुल ओवरचर जैसी ही थी। शक होता है ना? होना ही चाहिए। ग्रोस ने अपने कारोबार जैसी सेवा लॉन्च करने के लिए गूगल पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन फिर दोनों ने इस मसले को अदालत के बाहर ही सुलझा लिया। जाहिर है उस समझौते में गूगल के हिस्सों में ग्रोस को अच्छी खासी भागीदारी मिली, जिससे ग्रोस खूब खुश हुए। हमें लगा था कि इससे फायदा होगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इसका प्रभाव और पहुंच इतनी जबरदस्त होगी और इससे इतनी ज्यादा आर्थिक सफलता मिलेगी। गूगल ने ग्रोस के मूल विचार को कुछ खास ढंग से ढाला। सबसे खास बदलाव था विज्ञापनों को ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट से अलग करना। ये देखिए, ये है गूगल पेज जिसे हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ वो व्हाइट बॉक्स है जिसमें हम अपने कीवर्ड टाइप करते हैं और ये है वो रिजल्ट जो हमें गूगल के जरिए मिलते हैं। वही पेजेस जिनकी हमें तलाश होती है और यहाँ पर ऊपर दाहिनी ओर है विज्ञापन, वो नीले रंग के स्पॉन्सर्ड लिंक्स जिसके लिए कंपनियों ने दाम अदा किए हैं और यहीं से पिछले चंद वर्षों में गूगल ने अरबों का मुनाफा कमाया है। ये साफ है कि इस्तेमाल करने वालों को ये साइट उन साइट से ज्यादा अच्छी लगी जो देखने में विज्ञापनों से भरी सड़कों जैसी लगती हैं। ये बात विज्ञापन दाताओं के लिए भी काम की साबित हुई, क्योंकि इस तरह विज्ञापन दाताओं को भी अपना माल बेचने के कहीं ज्यादा अवसर मिलने लगे। अब ये बेहद तेज वो लाजवाब उपज थी जिसने सन 2000 के शुरू में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, गूगल ने सिर्फ अपने ही लिए कारोबारी सफलता की राह नहीं बनाई, बल्कि उसने उस चीज की बुनियाद भी रखी जिससे इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को नई ऊंचाइयां छूने के बेशुमार अवसर मिले। एडवर्ड्स और उससे मिलती जुलती सेवाओं के सहारे जो माइक्रोसॉफ्ट और याहू ने भी शुरू की, अब हर कोई अपना माल ऑनलाइन बेच सकता था, चाहे वो टोयोटा हो या सिटी बैंक या फिर यूरल माउंटेन में रहने वाला कोई चरवाहा जो बकरियों की खालें बेचने के लिए उत्सुक हो। इन सब के लिए एक विशाल प्रभावी बाजार उपलब्ध हो गया। आज जिसे हम इंटरनेट इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद रखने वाली और कोई नहीं बल्कि गूगल ही थी। 19 अगस्त सन 2004 के दिन गूगल पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। इसके शेयर नास्डैक स्टॉक मार्केट में बिक्री के लिए लिस्ट हुए। पिछले 5 वर्षों में कंपनी की आमदनी 0 से 3 अरब डॉलर सालाना हो चुकी थी और साथ ही इसका नाम बच्चा बच्चा जान चुका था। गूगल के आईपीओ ने लोगों में खूब सारा जोश भर दिया, खासतौर से उन लोगों को जो .com के बुलबुले के फटने के बाद इस आईपीओ से बेहद उम्मीदें थी कि इससे टेक सेक्टर एक बार फिर उठ खड़ा होगा। सिलिकॉन वैली में एक स्टिकर हर जगह दिखाई दे रहा था जिस पर लिखा था, प्लीज जस्ट गिव अस वन मोर बबल। लेकिन जिस तरह गूगल ने अपनी पब्लिक इशू की मुहिम चलाई थी, उससे कई लोग नाराज थे और कह रहे थे कि देखना कैसे ये ऑफर औंधे मुंह गिरेगा।
मुझे याद है उस सुबह मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा टेलीविजन देख रहा था और सीएनबीसी पर लोगों को कहता सुन रहा था कि हमारे पब्लिक इश्यू का कितना खराब हश्र होने वाला था और हम किस बुरी तरह से नाकाम होने वाले थे। ये हमारी बहस इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि गूगल ने अपने शेयर्स बेचने का अपारंपरिक रास्ता अपनाया था। उन्होंने अपनी इस प्रक्रिया में वॉल स्ट्रीट के ज्यादातर लोगों को शामिल ही नहीं किया था, जो अगर ये इशू पारंपरिक ढंग से लाया गया होता तो ढेर सारा मुनाफा कमाते। स्टॉक मार्केट के जिन सदस्यों ने आईपीओ की ओर आकर्षित करने के लिए गूगल के रोड शो देखे थे, उन्होंने उनकी खूब आलोचना की। कंपनी के आला अधिकारियों को बदतमीज कहा गया। फाइनेंशियल मीडिया में गूगल के आईपीओ की खूब चर्चा हुई थी और वॉल स्ट्रीट की कई शक्तिशाली संस्थाओं का मानना था कि पब्लिक इश्यू का कारोबार इस तरह हरगिज नहीं होना चाहिए। टाइम स्क्वायर में नैस्डैक टावर के उस कॉन्फ्रेंस रूम में वॉल स्ट्रीट के दिग्गज भी थे और जॉन डूर, एरिक श्मिड, लैरी पेज और साथ में मैं भी था। कमरे में खूब तनाव था और तनाव तब जाकर किसी हद तक कम हुआ जब लैरी ने वहां पड़े सोफे पर बैठकर लंबी सांस भरी। वहां बहुत कुछ था। वहां दीवारों पर अलग अलग संख्याएं नजर आ रही थीं और लगता था जैसे सारे विश्व की अर्थव्यवस्था आपकी नजरों के सामने नाच रही हो। और फिर स्टेज पर लैरी और एरिक पहुंचे और सब बेसब्री से बाजार के खुलने का इंतजार करने लगे। और फिर बाजार खुला। दोपहर में शेयर की ट्रेडिंग शुरू हुई और पहला दाम मिला $100 का, जो पिछले दिन के दाम से $15 ज्यादा था। उस दिन से अब तक दाम कभी घटा नहीं है। आखिरकार सारे शोर शराबे के बावजूद गूगल आईपीओ बेहद कामयाब रहा। जिसने भी उस दिन शेयर खरीदे और अब तक बेचे नहीं हैं, उन सभी ने अब तक ढेर सारा मुनाफा कमाया है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के 3 साल बाद आज गूगल के शेयरों के दाम फेडेक्स, मैकडॉनल्ड, कोक, इंटेल, आईबीएम और वॉलमार्ट के शेयरों से ज्यादा ही हैं। जो शेयर कभी $100 में बिके थे वो आज $700 के हैं। इसी दौरान ब्रिन और पेज की गिनती दुनिया के सबसे रईस 30 लोगों में होने लगी। गूगल ही सबसे तेजी से बढ़ रही कंपनी है। फॉर्च्यून 500 में तो पहुंच गई है, लेकिन इसके संस्थापकों ने यह तय करके रखा है कि उनकी कंपनी को धमकाकर लूट मार करने वाली कंपनी की छवि ना मिले, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का था जब वो अपने शिखर पर थी। उनकी कंपनी का एक आदर्श वाक्य है, बुराई से दूर रहो। उनके दफ्तर .com के दौर जैसे ही हैं, जहां खाना मुफ्त मिलता है, बैठने के लिए बीन बैग है और सेगवे स्कूटर भी है। पर इतनी सारी अच्छी चीजों के बावजूद गूगल आज भी लगातार पैसे कमाने में जी जान से जुटी हुई है। यह कंपनी आज भी सर्च और एडवर्टाइजिंग का मिलाप करा के मुनाफा कमा रही है, जिस पर उनकी महारत हासिल है। जब तक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई थी, तब तक उन प्रोग्रामर्स को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप किया करते थे। वो खर्च हमें कहीं और से पूरा करना पड़ता था। मसलन सन कंपनी में हम कंप्यूटर या हार्डवेयर बेचकर कमाते थे और उस कमाई में से इंटरनेट प्रोग्रामर्स के खर्च उठाया करते थे। आज इंटरनेट बिजनेस में विज्ञापनों से काफी कमाई है, इसलिए टेक्नोलॉजी के विकास और एडवर्टाइजिंग को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन गूगल चुपचाप अपने मूल कारोबार पर ही नहीं टिकी हुई है। कंपनी अपनी सफलताओं के ही गुणगान नहीं कर रही है। कंपनी अच्छी तरह जानती है कि अगर वो एक ही जगह रुक गई तो उसे कारोबारी खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। गूगल ने अपने भारी मुनाफे को कई तरह के नए प्रयोगों पर लगाया है, ताकि भूले से भी उससे कहीं भी कोई भी क्षेत्र छूट न जाए। इसीलिए अब उनके पास है गूगल लाइब्रेरी, गूगल बुक्स, गूगल मैप्स और गूगल अर्थ। अब जीमेल भी है, गूगल कैलेंडर, गूगल स्प्रेडशीट और गूगल डॉक्स भी। कंपनी ने नए स्टार्टअप ब्लॉगर को प्रकाशित करने के लिए खरीद लिया है। उन्होंने ऑनलाइन फोटो शेयरिंग के लिए शुरू हुए स्टार्टअप पिकासा को भी खरीद लिया है और ऑनलाइन वीडियो के लिए यूट्यूब भी। ये सब देखकर किसी को भी लगेगा कि कंपनी का इरादा सारी दुनिया पर छा जाने का है, और इसीलिए इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गूगल का जुनून अब धीरे धीरे गूगल का खौफ बनता जा रहा है। उन लोगों में खौफ सबसे ज्यादा है जो जानकारियां गुप्त रखना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कौन जाने कि गूगल के डेटाबेस में हमारे बारे में कितनी सारी जानकारियां छुपी पड़ी हैं। और यह खौफ सिर्फ नागरिकों की आजादी के रखवालों को ही नहीं, बल्कि पेज और ग्रिन के उस्तादों को भी है। लोगों को इस बात का डर सताता होगा कि उनके पास इतनी सारी जानकारियां होने से खतरा है। उनके पास वो सारी जानकारियां होंगी जो सर्च की गई होंगी, जिस पर उन्होंने काम किया होगा। औरों के लिए गूगल के रुतबे का इतना बुलंद होना और उनके कारोबार का इतना ज्यादा फैलना खतरे की घंटी है। वैसे तो एक साइट को दम तोड़े जमाना हो गया। याहू ने अपनी सर्च और एडवर्टाइजिंग बेचने की तकनीक बेहतर कर ली और गूगल को खत्म करने की मुहिम में माइक्रोसॉफ्ट भी जुटी हुई है, जो कभी हार नहीं मानती। ये वो कंपनी है जो किसी भी कारोबार में पहुंचती तो बाद में है, लेकिन सबको कुचल कर ही दम लेती है। अगर कहीं भी इंटरनेट या सॉफ्टवेयर का कोई बड़ा अवसर हो तो माइक्रोसॉफ्ट उसे तुरंत पहचान लेती है और उनके पास
बेहद तेज दिमाग लोगों, पैसों और दूसरी ताकतों की कोई कमी तो है नहीं। अब मुद्दा यह है कि गूगल ने कारोबार के ढेर सारे कोनों में अपने पैर तो पसार लिए हैं और इसीलिए तकनीकी कारोबार से बाहर भी उनके दुश्मनों की तादाद बढ़ गई है। उनके दुश्मनों में वायाकॉम